नमस्कार बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं आज उदासीनता वक्र को। जी हाँ, हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था बजट रेखा को, और बजट रेखा और उदासीनता वक्र से ही हमको पढ़ना है उपभोक्ता के संतुलन को। मैंने यहाँ पर प्रतिशत के माध्यम से आपको यह बता दिया है कि बोर्ड में लगातार 10 वर्षों से ये प्रश्न कितने अधिक ट्रेंडी हैं और कितनी बार ही पूछे गए हैं। इस प्रतिशत से आपको यह अंदाजा हो गया होगा। जी हाँ, हम उपभोक्ता के संतुलन को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हम बजट रेखा को ना जानते हो और जब तक कि हम उदासीनता वक्र को ना जानते हो, इंडिफरेंस कर्व। अब हम जानते हैं कि ये अवधारणा आखिर अर्थशास्त्र में ली कब गई। तो बच्चों, अर्थशास्त्र में इस अवधारणा को लाने का श्रेय जिस अर्थशास्त्री को जाता है वो है एजवर्थ। 1881 में मांग के नियम को जब उपयोगिता पर आधारित करके व्याख्याएं की जा रही थी तो उन्होंने उदासीनता वक्र की व्याख्या की। और सन देखिए बच्चों 1881, और आज 2020 में भी आपकी किताबों में यह उदासीनता वक्र, या आज हर अर्थशास्त्री इसके बिना लोगों के व्यवहार की व्याख्या नहीं करता, वो इस बात को बताता है कि इसका महत्व कितना अधिक है। तो अब चूंकि आप इसके महत्व को समझ चुके हैं, और यहाँ मैंने बोर्ड पे भी दिखा दिया है आपको कि कब कब किन किन अर्थशास्त्रियों ने इसमें बार बार सुधार करने का काम किया है, तो चलिए अब हम समझते हैं उदासीनता वक्र को। हम उपभोक्ता एक मानव है, हम कैसा व्यवहार करते हैं। जैसे मैं अभी ही आपको कहूँ कि बच्चों, ऑप्शन में रोटी, चावल और कई तरह की सब्जियां हैं, तो उसमें से आप में से कुछ बच्चे चावल सब्जी पसंद करेंगे, कोई रोटी सब्जी पसंद करेगा, सबकी अपनी अपनी पसंद होगी। अगर मैं फिर आपसे पूछूं कि इसमें आपको क्या चीज कितने प्रतिशत पसंद है, तो क्या आप अपनी पसंद को प्रतिशत में बता पाएंगे? एग्जैक्टली क्या आपको पूरा यकीन है कि आपको पनीर की सब्जी हरी सब्जी से 10% ही ज्यादा पसंद है? नहीं ना। आप ये कहेंगे कि मैडम पनीर की सब्जी ज्यादा पसंद है, हरी सब्जी भी पसंद है। तो आपने उसमें क्या दिया? क्रम। जी हाँ, आपका यही व्यवहार बनाता है हमारे अर्थशास्त्र के उदासीनता वक्र को, कि जब हमारे पास वस्तुओं का विभिन्न संयोग होता है तो हम उसमें से किसी एक संयोग का चयन कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि चावल, रोटी और कई तरह की सब्जियां हैं, बच्चे अपनी पसंद की सब्जी ले लेंगे, अपने पसंद का, जिसको चावल पसंद है वो चावल, जिसको रोटी पसंद है वो रोटी ले लेगा। तो वहां पर जब वो बच्चा सब्जी या चावल में से किसी एक को, सब्जी चावल लेके कोई बच्चा गया, कोई रोटी और सब्जी लेके बच्चा गया, वो जब लेके जाएगा तो बाकी सब्जियां या बचा हुआ चावल, रोटी उसके लिए कोई मायने रखेगा? बिल्कुल नहीं रखेगा। तो वहां पर वो बच्चा बाकी चीजों को ध्यान ही नहीं देगा, और उसी ध्यान नहीं देने को हम लोग अर्थव्यवस्था में कहते हैं तटस्थता, कि हम किसी एक को चुन लेते हैं और बाकी के लिए हम हो जाते हैं तटस्थ। और हमारा यही व्यवहार बनाता है उदासीनता वक्र का आधार। अगर आपसे कोई पूछे क्या है उदासीनता वक्र, आपसे बोलिएगा दो वस्तुओं से बनने वाले विभिन्न संयोगों का बिंदुपथ है। मतलब जितने भी संयोग हैं उसको जब एक जगह पे हम दर्शा देते हैं चित्र में, तो बन जाता है हमारा उदासीनता वक्र। और कोई पूछे कि उस उदासीनता वक्र में उपभोक्ता कैसे व्यवहार करता है, तो जी हाँ बच्चों, याद रखिएगा, उपभोक्ता उसमें से एक संयोग को चुन लेता है और बाकी के लिए हो जाता है उदासीन। इसीलिए इसको कहते हैं उदासीनता वक्र। ये तो हिंदी हुआ मीनिंग। अब अंग्रेजी में इंडिफरेंस कर्व, इसको थोड़ा तोड़ के समझिए। डिफरेंस मतलब अंतर, इंडिफरेंस नो अंतर, कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल, आपके पास दो वस्तुओं का जो भी संयोग है, जैसे चावल, पनीर की सब्जी चावल, हरी सब्जी चावल, छोले, उसमें से
आप जिसको भी चुन लेंगे बाकी के लिए आप तटस्थ हो जाएंगे, लेकिन उसको चुनते समय क्या आपने अंतर किया? नहीं किया। तो अंतर जब नहीं किया तो ही उससे क्या बना? इनडिफरेंस कर्व। आपको भूख लगी थी, अगर रोटी सब्जी भी खाते तो पेट भरता, चावल सब्जी भी खाते तो पेट भरा, अगर चावल और पनीर की सब्जी भी खाएंगे तो पेट भरेगा। हर हाल में आपको संतुष्टि कैसे मिलेगी? एक समान। आपका पेट तो भर ही जाएगा ना। तो याद रखिएगा, इसीलिए इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं इनडिफरेंस कर्व, जहां पर संयोगों से मिलने वाली संतुष्टि में कोई अंतर नहीं होता है। बच्चों, मैंने अपने स्क्रीन पे उदासीनता वक्र की हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही परिभाषाएं दे दी हैं, ताकि मेरे दोनों ही मीडियम के बच्चे उसे नोट करें और समझें। चलिए अब इसे और अधिक एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया है कई संयोग। जैसे पर्टिकुलरली मुझे केला सेव पसंद है, आपको चॉकलेट नमकीन, जो पसंद हो आप उसी वस्तु का नाम यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर संयोग बनाते समय, जैसा कि मैंने बजट रेखा में भी आपको बताया था, कि जब हम एक वस्तु की इकाई को बढ़ाते जाते हैं तो दूसरी वस्तु की इकाई को घटाना ही पड़ता है। वही फॉर्मूला यहाँ लगाते हुए हम बनाएंगे इस तालिका को, जहां पर केले की मैंने 20 इकाई ली है और सेव की 1। अब जबकि मुझे सेव की मात्रा को बढ़ाना है तो मैं केले की मात्रा को घटाकर कर दूंगी 15 और सेव की मात्रा को बढ़ाकर कर दूंगी 2। अगर मुझे और अच्छा संयोग बनाना हो तो मैं सेव की मात्रा को बढ़ाकर 3 कर दूंगी और केले की मात्रा को घटाकर 11। क्यों ऐसा करूंगी मैं? इसका कारण आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक उपभोक्ता के पास आय निश्चित होती है, उस निश्चित आय से उसको खरीदना रहता है। इसीलिए जब वो एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है तो दूसरी को घटाता जाता है। अगर आप कहें मैं तो नहीं कमाता हूँ मैडम, ठीक है आप नहीं कमाते हैं, तो आप बताइए क्या आप में ये कैपेसिटी है कि आप 20 केले और 20 सेव खा लेंगे? नहीं ना। तो आप अपने पेट के हिसाब से भी अगर एक की मात्रा को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे की मात्रा को क्या करेंगे बच्चों? घटाएंगे। तो इसीलिए जब भी उदासीनता वक्र को बनाया जाता है तो एक वस्तु की मात्रा को बराबर बढ़ाते जाते हैं और दूसरी वस्तु की मात्रा को घटाते जाते हैं। तो इसी तरह मुझे मिला चौथा संयोग, जिसमें केले की 8 मात्रा है और सेव की यहाँ पर 4 मात्रा है। उसी तरह मिला पांचवा संयोग, जिसमें केले की 6 है और सेव की 5 इकाइयां हैं। और फिर बना छठवां संयोग, जिसमें केले की 5 इकाइयां और सेव की 6 इकाइयां हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर जो हमने घटाया है, यहाँ पर 1 बढ़ाने के लिए यहाँ पे हमने 5 घटाया, यहाँ पर फिर 1 बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर 4 घटाया है, और यहाँ पर 1 बढ़ाने के लिए अगले संयोग में, तीसरे संयोग में हमने बढ़ाने के लिए यहाँ पर 3 घटाया है, और चौथे संयोग में हमने 1 को बढ़ाने के लिए यहाँ पर 2 इकाइयों को घटाया है। और फिर जब हम 5वें 6वें संयोग तक पहुँचते हैं तो यहाँ 1 इकाई को बढ़ाने के लिए यहाँ हमने 1 इकाई को ही घटाया है। जी हाँ, तो आपने देखा किस तरह एक एक इकाई को बढ़ाते जाते हैं और दूसरी इकाई को घटाते जाते हैं। एक बच्चों अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों का बड़ा कठिन यह काम होता है, मैडम तालिका याद करना पड़ता है। मत याद करो तालिका, कौन कहता है? अपनी हिसाब से तालिका को आप लोग बनाइए। बस उस तालिका को बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना होगा कि अगर आप एक साइड एक एक इकाई बढ़ाएंगे तो क्रम से आपको 5 4 3 2 इकाइयां
घटानी पड़ेंगी। जी हाँ बच्चों, बस इस कीवर्ड को याद रखिए और अपने हिसाब से बनाइए तालिका, आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। अब इसी से हम इंडिफरेंस कर्व बनाकर देखते हैं, उदासीनता वक्र बनाकर देखते हैं। यहाँ पर मैंने OX अक्ष पर सेब की इकाइयों को और OY अक्ष पर केले की इकाइयों को दर्शा दिया है। अब हम एक एक संयोग को उस पर बिंदु के माध्यम से दर्शाते हैं। पहला संयोग, केले की कितनी इकाइयां हैं बच्चों? केले की इकाई है 20, तो इस एक की सिधाई पर मैं ये बिंदी लगाऊंगी 20 के सामने। ठीक, अब दूसरी इकाई में सेब की कितनी है? 2 और केले की कितनी है? 15, तो इस 2 की सिधाई पे मैं बिंदी लगाऊंगी यहाँ 15 के जस्ट सामने। अब तीसरे में देखिए बच्चों, तीसरी इकाई में कितनी है? 11, तो यहाँ 10 से थोड़ा ऊपर 11, यहाँ मैं बिंदी लगा दूंगी। चौथी इकाई में देखिए बच्चों कितना है यहाँ पर? 8 और 4, तो ये चौथी इकाई और यहाँ पर मैं 10 से नीचे 8 के मान पर यहाँ लगा दी मैंने बिंदी। अब पांचवी इकाई में 5 है और केले की कितनी इकाई है बच्चों? केले की 5 इकाई है और सेब की यहाँ पर 6 इकाइयाँ हैं, तो यहाँ पर हम इसके हिसाब से बना देंगे 6। देखिए यहाँ पर हमने क्या दर्शाया है? केले को, और यहाँ पर हमने क्या दर्शाया है? सेब को। जी हाँ, तो अब आपको मिल गए हैं बहुत सारे बिंदु। अब आप इससे बहुत ही सुंदर से एक वक्र का निर्माण कर लीजिए। जी हाँ, ये बन गया आपका वक्र। ये क्या है? IC कर्व है, यही है आपका उदासीनता वक्र। तो एक बार फिर से याद करते हैं, उदासीनता वक्र किसे कहते हैं? विभिन्न संयोगों से बनने वाला, समान संतुष्टि को देने वाला बिंदुओं का पथ क्या कहलाता है? उदासीनता वक्र। ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे मैंने रेखा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। रेखा का एक निश्चित पैमाना होता है, और जबकि जो वक्र होता है उस वक्र को हम अलग तरीके से, उसका एक निश्चित पैमाना नहीं होता है, तो हम वक्र इसीलिए इसे कहते हैं क्योंकि ये किसके चीजों पे आधारित है? लोगों की पसंद, लोगों के क्रम पे आधारित है। इसमें एक निश्चित अनुपात नहीं है। लेकिन जब मैं रेखा कहूंगी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, हुआ ना एक निश्चित अनुपात, तो वो क्या होगा? रेखा। और जब वक्र कहूंगी तो मैं केवल दिशा को बताऊंगी, मात्रा को नहीं बताऊंगी। इसीलिए इंडिफरेंस को हम लोग कहते हैं वक्र, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ लोगों की पसंद को बता रहे हैं, उनकी पसंद के प्रतिशत को नहीं। मतलब ये कौन सा दृष्टिकोण है? क्रमवाचक। चलिए अब इसी के साथ हम उदासीनता वक्र की विशेषताओं को देख लेते हैं। अच्छा, जो भी मेरे बच्चे CBSE बोर्ड में पढ़ते हैं उसमें आपने देखा है कि बोर्ड ने एक नया पैटर्न लाकर ये कहा है कि बच्चे कम से कम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के जवाब दें। जी, आप लोगों की आदत होती है कि बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट आंसर लिखते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिखिए। जब इंडिफरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होगी बच्चों, तो आप इसको सिर्फ एक एक लाइन में, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये कॉन्वेक्स है, आप लिखकर आ जाते हो। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि आप एक लाइन में उसकी विशेषता बताओ और दूसरी लाइन में चित्र से उसको प्रूफ कर दो? मैं नहीं कह रही कि आप 75 वर्ड्स में 100 लिखो, लेकिन जो चीज आप कह रहे हो अगर उसको डायग्राम से सामने रख के करोगे तो कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, स्टेट बोर्ड हो, CBSE हो, या आप अलग से कोई पेपर दे रहे हो, तो क्या आप अपनी बात को बेहतर ढंग से नहीं कह पाओगे? कह पाओगे ना? तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको उदासीनता वक्र के जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स, जब भी विशेषताओं को बताना है, तो उस वक्त आपको डायग्राम से उसे शो करना है। जी हाँ, चलिए अब एक एक करके हम इसकी विशेषताओं को लेते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं इसके ढाल, या इसको जिसको हम कहते हैं स्लोप की।
कैसा होता है इसका स्लोप? जी हाँ, बिल्कुल ऋणात्मक या निगेटिव। अब देख लेते हैं कैसे। मैं दोनों डायग्राम बनाऊंगी। आपके माइंड में आता होगा ना कि मैडम आप लोग क्यों पढ़ा देते हैं कि ये ऋणात्मक ही होता है, प्रूफ कीजिए ना, अगर ये धनात्मक हो जाएगा तो क्या होगा। उससे कई बच्चों ने मेरे अपने क्लास में इस क्वेश्चन को उठाया था। मैं यहाँ उस चीज को आप लोगों को भी क्लियर करूंगी। जैसे मैंने ये बनाया एक इंडिफरेंस कर्व ओ एक्स वाई और उस पे उसके ढाल को मैंने बताया ऋणात्मक। चलिए आपकी बात को रखते हैं और मैं एक और इंडिफरेंस कर्व बनाती हूँ और यहाँ पर मैं उसके ढाल को रखूंगी धनात्मक। ठीक, चलिए आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे नाम दे भी देती हूँ IC1, वैसे होता नहीं है जी, अब बस समझिएगा। अब इसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैंने लाइन खींची तो यहाँ पर बच्चों अगर ये y वस्तु थी तो इसकी कितनी मात्रा थी OP, और अगर ये OX वस्तु है तो इसकी कितनी मात्रा है OM। ठीक, चलिए अब आगे इस कर्व से आप एक रेखा खींचिए। ठीक, अब उसी रेखा को सीधे सीधे नीचे ले आइए। अब देखिए मैंने y वस्तु की मात्रा को क्या किया, बढ़ा दिया, P से कर दिया P1। तो उस हिसाब से x की मात्रा, x वस्तु की मात्रा क्या हुई, इतनी कम हो गई ना। ये कितना हो गया, O से OM1, ये क्या हुआ, ये कम हुआ। मतलब यहाँ पर लागू होता है सीमांत प्रतिस्थापन की दर, जिसको मैं शुरू से ही आप सभी को कहते आ रही हूँ कि अगर एक वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो दूसरी वस्तु की मात्रा को घटाना ही होगा। इसीलिए इसका स्लोप कैसा होगा, ऋणात्मक। ठीक, अब आपकी बात को प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर अगर x वस्तु की मात्रा ON है और इसकी मात्रा OQ है y वस्तु की, तो ये एक संयोग हुआ। अब इसी को आगे बढ़ा के मैं रेखा खींचती हूँ, दोनों की मात्रा ज्यादा हो गई, ये Q1 हो गया, ये N1 हो गया। अब मुझे ये बताइए कि उदासीनता वक्र में क्या आप तटस्थ रह पाएंगे? कैसे? आप क्या इसको चुनेंगे? नहीं, आप कहेंगे नहीं मैडम इसमें तो दोनों की कम मात्रा है, जिसमें ज्यादा मात्रा है मैं उसी को लूंगा। तो उदासीनता वक्र का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कहाँ लागू हुआ बच्चों? उदासीनता वक्र में तो कहा जाता है माफ कीजिएगा कि एक वस्तु की मात्रा बढ़ाते हैं, दूसरी वस्तु की मात्रा को घटाते हैं और जो संयोग मिलता है उसमें से किसी एक को लेकर उपभोक्ता तटस्थ हो जाता है, उसे बाकी से फर्क नहीं पड़ता। अब ये बताइए क्या कोई उपभोक्ता इस एक को लेकर तटस्थ हो पाएगा? नहीं, सबको ज्यादा चाहिए ना, तो वो क्या लेना चाहेगा, नहीं मैडम इससे ऊपर वाला बी चाहिए हमको। तो उदासीनता वक्र लागू हुआ, उदासीन हो पाया क्या उपभोक्ता? नहीं ना। तो इसीलिए बच्चों याद रखिएगा उदासीनता वक्र का ढाल हमेशा ऋणात्मक होता है और इसके पीछे का कारण क्या होता है, MRS सीमांत प्रतिस्थापन की दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जी, अब अच्छी तरह आप समझ गए होंगे, ढाल ऋणात्मक ही होगा, उसमें से एक संयोग को लेकर उपभोक्ता तटस्थ ही होगा, वह बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि अगर दोनों इकाइयां बढ़ेंगी तो उपभोक्ता तटस्थ हो ही नहीं पाएगा। जब वो तटस्थ ही नहीं होगा तो इंडिफरेंस कैसा? इसीलिए इंडिफरेंस के लिए जरूरी है कि उसकी ढाल कैसी हो, ऋणात्मक, एक को बढ़ाए तो दूसरे को घटाए, और उसके क्यों घटाए वो कारण मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो आपको याद रखना है और तुरंत इस चित्र से आप सो भी कर दीजिएगा बच्चों कि स्लोप कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक, चलिए मैंने बगल में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेषता की। अब दूसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट विशेषता ये है कि जो तटस्थता वक्र है वो उसमें दाईं ओर मतलब इससे ऊपर स्थित जो
तटस्थ वक्र होता है वो अधिक संतुष्टि को दर्शाता है। जैसे एक IC है, एक IC1 है, ये हो गया OX और ये हो गया Y, ये हो गया X वस्तु। यहाँ पे आप लिख दीजिए ऊंचे जगह का तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि को दर्शाता है। एक बार फिर से हम बात करेंगे कि ऊंचे स्थान का तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि को क्यों दर्शाता है। ठीक, अधिक संतुष्टि को इसलिए दर्शाता है बच्चों क्योंकि जो MRS है, जिसको मैंने अभी बताया, सीमांत प्रतिस्थापन की दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, वो घटती है और कैसी रहती है, यथा स्थिर नहीं रहती, परिवर्तित होती रहती है। लेकिन आप कहीं से भी नहीं कह सकते कि वो बढ़ती है, बिल्कुल नहीं। MRS बढ़ती नहीं है, वो एक तो घटती रहती है। याद कीजिए जब मैंने टेबल को बताया तो क्या बताया, पहले 5 घटाया, फिर 4 घटाया, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो MRS क्या हुई, सीमांत प्रतिस्थापन की दर धीरे धीरे घटी। क्या वो स्थिर रही, नहीं। तो जब वो स्थिर नहीं रहेगी, लगातार घटेगी, तो एक की अपेक्षा जो दूसरा तटस्थ वक्र होगा बच्चों, वो अधिक संतुष्टि को बताएगा। ये अगर ऊपर है तो आप खुद देख लीजिए, ये इसका रेखा है, जहां पर ये Y वस्तु की कितनी मात्रा को इस्तेमाल कर रहा है, हम मान लेते हैं OA, और X वस्तु की कितनी मात्रा को इस्तेमाल कर रहा है, ये X वस्तु की हम मान लेते हैं B। लेकिन अब इस तटस्थ वक्र के लिए मैं रेखा खींचने जा रही हूँ जो उससे छोटा है, उसके पीछे में स्थित है। ठीक है, अब इसके लिए अगर मैं रेखा खींचूं तो दोनों वस्तुओं का पैमाना क्या हो गया, कम। यहाँ पर क्या है, OB अगर मैं दर्शाऊं, यहाँ पे देखिए C से दर्शाते हैं, B यहाँ पे हमने यूज कर लिया है, OC से दर्शाऊं और इसे D से, तो ये इससे कम हुआ ना। यहाँ पर MRS की जो दर है वो घटती हुई कम है और यहाँ पर अधिक है, मतलब एक जैसी रही क्या MRS, नहीं, MRS एक जैसी नहीं रहती। अलग अलग तटस्थ वक्र की, अलग अलग तटस्थ वक्रों की सीमांत प्रतिस्थापन दर अलग अलग होती है, इसलिए भी हमेशा ऊंचे पर स्थित तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि को बताएगा और नीचे स्थित तटस्थ वक्र कम। एक लाइन में क्या उत्तर है बच्चों, क्यों, क्योंकि MRS सबके लिए बराबर नहीं रहती है। जी हाँ, चलिए अब अगले हम विशेषता की ओर चलते हैं। मैंने यहाँ बगल में भी दे दिया है, आप उसे हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट कर सकते हैं। अब हम तीसरी विशेषता को लेते हैं जो कहती है कि इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को काटते नहीं हैं। ठीक है, तो हमारी आदत है, हम प्रूफ करेंगे भाई कि अगर काटे तो क्या होगा। तो चलिए पहले प्रूफ करते हैं, काटे तो क्या होगा। ये मेरी एक तटस्थ वक्र मैंने काटते हुए बना दी, दूसरी ये मेरी IC1, ये मेरी IC2। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, मैं नहीं दूंगी। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं ये कहूं कि बच्चों यहाँ पर कैसी संतुष्टि मिल रही है, तो अभी आपने क्या पढ़ा, ऊंचे जगह पर स्थित तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि देगा, तो आप कहेंगे मैडम अधिक संतुष्टि। ठीक, और फिर मैं कहूँ कि यहाँ पे कैसी संतुष्टि मिल रही है, तो ये तो नीचे हो गया ना, तो आप क्या कहोगे, कम संतुष्टि। तो क्या ये संभव है बच्चों कि एक ही रेखा पर स्थित एक जगह पे अधिक संतुष्टि मिले, एक जगह पे कम, एक जगह पे अधिक, एक जगह पे कम? क्या ये संभव हो सकता है? नहीं, तटस्थ वक्रों में ये संभव ही नहीं हो सकता। हम तो ये मान कर चलते हैं कि सबसे मिलने वाली संतुष्टि कैसी है, एक समान है। तो जब एक समान है तो उस तटस्थ वक्र में मैं किसी भी बिंदु पे रहूं, मुझे संतुष्टि कैसी मिलेगी, एक समान। याद कीजिए मैंने क्या कहा था, अगर आपको भूख लगी है तो चावल सब्जी खा के भी पेट भरेगा और रोटी सब्जी। आप कैसे कह सकते हैं कि चावल सब्जी से पेट भरेगा मैडम और रोटी सब्जी से नहीं?
नहीं ना। तो ठीक वैसे ही तटस्थता वक्र में हम किसी भी बिंदु पर रहें, हमको कैसी संतुष्टि मिलेगी? एक समान। और अगर इस परिभाषा के अनुसार हम कर लें कि एक दूसरे को काटें, तो क्या एक समान संतुष्टि मिलेगी? नहीं। तो याद रखिएगा, तटस्थता वक्र एक दूसरे को कभी भी काटते नहीं हैं। अब चलिए हम आगे बात करते हैं कि क्या तटस्थता वक्र एक दूसरे के समानांतर हो सकते हैं? समानांतर। अब यहाँ पर हमको देखना है कि एक दूसरे के समानांतर बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? अभी मैंने आपको समझाया कि MRS कभी भी स्थिर नहीं रहती, वो हर एक तटस्थता वक्र के लिए अलग अलग होती है। ठीक, तो जब वो यथा स्थिर रहेगी ही नहीं, तो क्या एकदम कह सकते हैं आप कि इसके बीच की दूरी एक जैसी, इसके बीच की दूरी एक जैसी होगी? नहीं ना। तो आपको इस बात को याद रखना है कि जो तटस्थता वक्र होते हैं वो एक दूसरे के समानांतर नहीं होते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं, एक जो कहा जाता है और अक्सर इसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि क्या तटस्थता वक्र OX अक्ष या OY अक्ष किसी को स्पर्श करेंगे? तो एक विशेषता है, ये किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, हम चलिए उसे भी देख लेते हैं। जैसे सामान्यतः हम तटस्थता वक्र यूं बनाते हैं, ठीक, इस अक्ष को स्पर्श किया क्या इसने? नहीं। इस OY अक्ष को स्पर्श किया क्या इसने? नहीं। OY अक्ष को भी इसने स्पर्श नहीं किया है। यह हमारा तटस्थता वक्र है। अब हम देखते हैं कि तटस्थता वक्र को स्पर्श कराते हैं। चलिए स्पर्श कराते हैं। अगर मैं इसको स्पर्श कराऊं और यहाँ से बना के इसको यूं कर दूं, तो बच्चों यहाँ पे तो मात्रा घट रही है, बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे मात्रा क्या हो गई? शून्य। मतलब आप एक वस्तु को आपने पूर्णतः छोड़ दिया और सिर्फ दूसरी वस्तु की मात्रा को कम ज्यादा कर रहे हैं। तो क्या ये संभव हो सकता है कि वो एक वस्तु की जो मात्रा है उसको हम केवल घटाएं और बढ़ाएं और दूसरी वस्तु को बिल्कुल छोड़ दें? नहीं, क्योंकि तटस्थता वक्र का कॉन्सेप्ट ही इस मान्यता पर आधारित होता है कि वस्तुएं कैसी होती हैं? दो, और वस्तुएं जब दो होंगी तो उसी से बनेगा संयोग। तो ये भी नहीं हो सकता कि तटस्थता वक्र किसी अक्ष को स्पर्श करे, क्योंकि तटस्थता वक्र अगर किसी अक्ष को स्पर्श करेगा तो दूसरी वस्तु की मात्रा क्या हो जाएगी? शून्य। जी हाँ, इस तरीके से हम तटस्थता वक्र की विशेषताओं को देखते हैं। आइए बच्चों, अब हम उदासीनता वक्र की अगली विशेषता को देखते हैं, जो है कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो वो क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन समझने की हम कोशिश करते हैं। पहले एक उदासीनता वक्र हम बना लेते हैं। ये है IC हमारा उदासीनता वक्र। ठीक, ये क्यों होता है मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर? इसका मुख्य कारण है बच्चों MRS, जिसको हम हिंदी में सीमांत प्रतिस्थापन की दर और अंग्रेजी में कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। जी हाँ, जब हम एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु की मात्रा को घटाते हैं। अभी पिछला हमने सभी जगह इस बात को पढ़ा है, और यही वो कारण है बच्चों कि यह मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। यहाँ पे मैं आपको ये याद रखना होगा कि हरेक IC कर्व जो होता है, हरेक उदासीनता वक्र का सीमांत प्रतिस्थापन दर अलग अलग होता है। ठीक, और वो प्रतिस्थापन दर कैसी होती है? घटती हुई होती है। चाहे आप पहली वस्तु की 20 इकाई ले लें, चाहे आप पहली वस्तु की 50 इकाई ले लें, लेकिन जब आप उसके बदले दूसरी वस्तु की मात्रा को बढ़ाएंगे तो आपको उसको घटाना ही पड़ेगा, और लगातार घटाने के क्रम में ही रखना होगा। ध्यान दीजिए, लगातार घटाने के क्रम में ही रखना होगा। आप चूंकि लगातार उसको घटाते हैं, इसलिए उदासीनता वक्र हमेशा मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होगा। अब आप लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा, मैडम अगर ना घटे तो? चलिए उसे भी मैं सॉल्व करती हूँ।
अगर आपका सीमांत प्रतिस्थापन दर एकदम स्थिर है, मतलब आपका रेशियो निश्चित है कि 2 घटाए 2 बढ़ाए, 2 घटाए 2 बढ़ाए, 2 घटाए 2 बढ़ाए, तब कैसा बनेगा आपका कर्व, उसको देखिए ये सीधी रेखा में बदल जाएगा। जी हाँ बच्चों, अगर MRS आपका बिल्कुल स्थिर है, स्थिर कहने का मतलब 2 के बदले 2 है, या 3 के बदले 3, 4 के बदले 4, मतलब 2 अगर आप किसी में से घटा रहे हैं एक वस्तु में से, तो आप दूसरी वस्तु की कितनी इकाइयों को बढ़ा रहे हैं? 2 इकाई को बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप बिल्कुल इस निश्चित अनुपात में इसको बनाएंगे तो आपका MRS से बनने वाली रेखा हो जाएगी कांस्टेंट। अब अगर आपका MRS सीमांत प्रतिस्थापन की दर बढ़ता हुआ है, घटता हुआ नहीं, बढ़ता हुआ है, ठीक, बढ़ता हुआ यहाँ पे कहने का मतलब क्या कि जैसे पहली इकाई को हम 20 लिए थे और इधर दूसरी वस्तु की पहली इकाई को हम क्या लिए थे बेटा? 1, लेकिन जब दूसरी इकाई पे हम आए तो 20 की जगह हमने कितना घटा दिया? 5, और उधर कितना बढ़ाया? 1। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है MRS के बढ़ने की, मतलब हम घटाएंगे नहीं, दोनों को बढ़ाएंगे। हम 20 से 25 पे आ जाएंगे और 1 से 2 पे। तो एक बात बताइए बच्चों, क्या हम दोनों को बढ़ाएंगे तो कर्व नीचे की ओर गिरता हुआ बनेगा या कर्व ऋणात्मक बनेगा? बिल्कुल नहीं। कर्व कैसा बनेगा? धनात्मक। और धनात्मक कर्व कैसा होगा? ऐसे। तो क्या यह उदासीनता वक्र के शर्त को पूरा कर रहा है कि एक वस्तु की इकाई को बढ़ाना है, दूसरी वस्तु की इकाई को घटाना है? क्या यह उपभोक्ता के व्यवहार को सही बता रहा है? नहीं। तो आपको याद रखना होगा कि अगर MRS बढ़ता है तो कर्व का आकार हो जाएगा ऊपर की ओर, अगर MRS है स्थिर तो कर्व हो जाएगा सीधी रेखा, और अगर MRS सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई है तभी ये होगा मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर। अब आप यहीं से समझ गए होंगे अपना पहला चैप्टर कि PPC कर्व क्यों ऊपर की तरफ रहता है। क्यों? क्योंकि वो उत्पादन संभावना को बताता है। अगर कोई देश अपने संसाधनों में, अपनी तकनीक में बढ़ोतरी कर लिया तो वो लगातार ज्यादा उत्पादन करेगा, उसकी दोनों वस्तुओं का उत्पादन क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए PPC कर्व हमेशा ही कैसा होता है बच्चों? PPC कर्व को याद कीजिए, वो हमेशा ही मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है। इसको कहते हैं हम नतोदर, कॉनकेव होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें MRS क्या होती है? बढ़ती है। और आप हमेशा याद रखेंगे कि सीमांत प्रतिस्थापन दर में MRS क्या होती है? घटती है, और उसके घटने के कारण ही जो कर्व का आकार होता है वो कैसा हो जाता है? ऋणात्मक, या हम जिसको कहते हैं कॉन्वेक्स, और उसके साथ ही आपको याद रखना है, हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर। जी हाँ बच्चों, यहाँ मैंने बगल में भी चित्र दिया हुआ है, आप उसे देखकर बना सकते हैं। लेकिन 3 बातें, सीमांत प्रतिस्थापन दर बढ़ेगी तो कर्व का आकार ऊपर नतोदर हो जाएगा, अगर सीमांत प्रतिस्थापन दर स्थिर है तो कर्व कैसा हो जाएगा? सीधा, और अगर सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई है तो कर्व कैसा हो जाएगा? उन्नतोदर, जिसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स। जी, अब मुझे लगता है कि आप उदासीनता वक्र की सभी विशेषताओं को अच्छी तरह समझ गए होंगे। याद रखिए, जब भी प्रश्न आए आप ज्यादा नहीं लिखिए, अगर विशेषता लिखते हैं तो नीचे उसे प्रूफ कीजिए एक चित्र बनाकर, और एक लाइन लिख सके तो और भी अच्छा, नहीं लिखे तो भी आप बता देंगे कि आप इसे समझते हैं। और जब आप ये दोनों समझ चुके हैं, बजट रेखा और उदासीनता वक्र, तो अब हम अगला जो वीडियो बनाएंगे या अगला जो पढ़ेंगे वो उपभोक्ता संतुलन होगा। मैंने यहाँ पर बोर्ड में आए हुए प्रश्न आपके समक्ष दे दिए हैं, आप देखिए, नोट कीजिए, उसके उत्तर बनाइए। अगर उत्तर नहीं मिलते हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। इसी के साथ बच्चों, मेरी आगे आने वाली वीडियोस के लिंक भी यहाँ हैं, आप उसे देख सकते हैं।
लेकिन आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। आपकी सफलता ही मेरा उद्देश्य है।